देखा था कि किस प्रकार मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं। इंटरेक्शन टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी इंटरेक्शन और सेकेंडरी इंटरेक्शन। प्राइमरी इंटरेक्शन अट्रैक्शन टाइप का होता है जो मेटल और लिगेंड के बीच में लगता है, और सेकेंडरी इंटरेक्शन रिपल्सन टाइप का होता है जो मेटल के ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच में लगता है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था फील्ड। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड को देखा था। क्रिस्टल फील्ड भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फार फील्ड होती है और एक होती है नियर फील्ड। फार फील्ड होती है वो एक्साइटेशन करवाती है डी ऑर्बिटल में। जो डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में है उनको रिपल्सन की वजह से एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उनमें क्या हो जाता है, एक्साइटेशन हो जाता है, और वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और सभी डी ऑर्बिटल जो एक्सियल है वो भी एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और जो नॉन एक्सियल है वो भी एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था नियर फील्ड। नियर फील्ड क्या करवाती है, स्प्लिटिंग करवाती है। जो लिगेंड अगर एक्सियल से आ रहा है तो एक्सियल वालों में रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसलिए एक्सियल वालों की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और नॉन एक्सियल वालों की एनर्जी कम हो जाती है। अगर लिगेंड नॉन एक्सियल की तरफ से आ रहा है तो नॉन एक्सियल में रिपल्सन ज़्यादा होगा, नॉन एक्सियल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और एक्सियल की एनर्जी कम हो जाएगी। इन सभी बातों को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। ठीक है, और उसमें किस प्रकार स्प्लिटिंग होती है, किस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, किस में स्प्लिटिंग कम होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब फील्ड और इंटरेक्शंस के बारे में आपने देख लिया, ध्यान से देखना इसको। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। पहले तो आप बताइए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, यानी 6 लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेंगे। पहली बात तो यह है, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6, यानी मेटल की तरफ 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे। ठीक है, दूसरी बात है जब ऑक्टाहेड्रल है ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल अगर ज्योमेट्री है तो मेटल कहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, मेटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ठीक है, अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो मेटल कहां पर रहेगा, बताया था यूनिवर्स के सेंटर पर। यूनिवर्स को इसने क्या माना था, शेफ्टी ने यूनिट सेल को। ठीक है, यूनिट सेल का बॉडी सेंटर इसने मान लिया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, वहां पर क्या होगा, मेटल प्रेजेंट होगा। और इसकी सॉलिड स्टेट से कंपेयर करके बताया इसने, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो केटायन होता है वो वॉइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए मेटल यहाँ पर क्या है, केटायन है, और केटायन कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, तो और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसका क्या मतलब है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसका डायरेक्टली सीधा सा मतलब है मेटल आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मेटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, फॉर्म बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिगेंड। इसका डायरेक्टली सीधा सा मतलब है मेटल आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म्ड बाय लिगेंड। अब मेरे को आप एक बात है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सी यूनिट सेल में प्रेजेंट होती है, सॉलिड स्टेट से कंपेयर कर रहा हूँ इसको डायरेक्टली। ऑक्टाहेड्रल वॉइड है कौन सी यूनिट सेल में प्रेजेंट होती है, इसको आप सॉलिड स्टेट से अगर देखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो होती है एफसीसी यूनिट सेल में प्रेजेंट, फेस क्यूबिक सेंटर। फेस एफसीसी में क्या होती है, एफसीसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट रहती है। और एफसीसी यूनिट सेल में लिगेंड कहां से अप्रोच करेंगे, ठीक है, कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो। आप मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हो उसको एक क्यूब मान लीजिए, और उसके सेंटर को, क्यूब के सेंटर को बॉडी सेंटर है, आप मान लीजिए बॉडी सेंटर पे बैठे हो। ठीक है, तो आपकी जो एक्सिस है वो कहाँ से पास होगी, आपकी एक्सिस आप ध्यान से रखना, एक तो सामने से जाएगी और एक आपके पीछे से जाएगी।
एक लेफ्ट से और एक राइट से जाएगी, और एक अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। 6 एक्सिस जाएंगे और कहाँ से जाएंगे, फेस सेंटर के अलोंग जाएंगे। ठीक है, फेस सेंटर के अलोंग। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है तो जो लिगेंड मूव करेंगे वो फेस सेंटर की तरफ, फेस सेंटर से मेटल की तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कॉम्प्लेक्स नंबर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 6 होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है और मेटल आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म्ड बाय लिगेंड। लिगेंड क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करेंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो यूनिट सेल है वो होती है एफसीसी यूनिट सेल में प्रेजेंट। और एफसीसी यूनिट सेल में लिगेंड किस तरीके से अप्रोच करें कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो। तो अगर लिगेंड फेस सेंटर के अलोंग मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेटल प्रेजेंट है इसके बॉडी सेंटर पर, और ये क्या है, इसके फेस सेंटर है। ठीक है, एक ये और एक इसके पीछे वाला और एक इसके बिल्कुल सामने वाला। ठीक है, लिगेंड क्या करेंगे, फेस सेंटर के अलोंग अप्रोच करेंगे ऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन तभी होगा यानी फेस सेंटर के अलोंग अप्रोच करेंगे। ध्यान से देखना इसको, बस यही तो है सब कुछ, एक इसके पीछे से एक इसके आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लिगेंड क्या होते हैं। पहले मेटल से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, मान के चलते हैं इनफाइनिटी डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। और मेटल के पास क्या है, एक्सियल डी ऑर्बिटल भी है और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल भी है। अब एक बात देखना, आप मान लीजिए बॉडी सेंटर पर बैठे हो, ठीक है, तो आपकी एक्सिस कहाँ से पास होगी, आपकी एक्सिस पास होगी फेस सेंटर के अलोंग। सभी फेस सेंटर के अलोंग आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस निकलेगी। और लिगेंड जो आ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में वो भी फेस सेंटर के अलोंग आ रहे हैं, तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अब आपको पूछे कि लिगेंड किस तरीके से मूव करते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में लिगेंड अलोंग द एक्सिस मूव करते हैं मेटल की तरफ। ठीक है, तो ये एक्सियल ऑर्बिटल है, ये मानता हूँ एक्स एक्सिस और ये मानता हूँ वाई एक्सिस। ठीक है, और ये इनके बीच में क्या मानता हूँ, नॉन एक्सियल। ध्यान से देखना, फिर डायग्राम समझ में नहीं आएगा। ये मानता हूँ नॉन एक्सियल जो इनके बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, लिगेंड क्या है, पहले बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर लिगेंड जब प्रेजेंट है तो इनके बीच में जो फील्ड होगी वो कौन सी होगी, पहले बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर प्रेजेंट है तो लिगेंड और मेटल के बीच में जो फील्ड होगी वो फार फील्ड होगी। ठीक है, फार फील्ड क्या होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है। स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है तो एक्सियल डी ऑर्बिटल और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल दोनों में इक्वल अमाउंट में रिपल्सन होगा। और रिपल्सन अगर इक्वल अमाउंट में होगा तो दोनों की एनर्जी भी एक्सियल और नॉन एक्सियल की इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होगी। इसे बोलते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, यानी ये डी ऑर्बिटल है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में है, डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट। ये डी एक्स वाई है, ये डी वाई जेड है, ये डी जेड एक्स है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर है। एक्सियल पर कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और नॉन एक्सियल पर जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल की तरफ अलोंग द एक्सिस। ठीक है, तो फार फील्ड जब होती है तो दोनों पर एक्सियल और नॉन एक्सियल दोनों पर रिपल्सन क्या होगा, इक्वल अमाउंट में होगा, तो उनकी एनर्जी की क्या होगी, इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगी सभी ऑर्बिटल की। ठीक है, यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। एनर्जी क्या होगी, इक्वल इंक्रीज होगी। इसे बोलते हैं एक्साइटेशन। और एक्साइटेशन किसकी वजह से हुआ है, फार फील्ड की वजह से। अब देखता हूँ कि जो लिगेंड आ रहे हैं, ठीक है,
आप मेटल जो FCC है उसके बॉर्डर सेंटर पर प्रेजेंट है, और आपकी जो एक्सिस है मेटल की एक्सिस वो फेस सेंटर के अलोंग पास हो रही है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन तभी होता है जब मेटल क्या वो लिगेंड क्या मेटल की तरफ FCC के अलोंग के वो फेस सेंटर के अलोंग अप्रोच करते हैं। तो एक्सियल भी फेस सेंटर पर है, ठीक है, एक्सिस भी, और जो लिगेंड आ रहे हैं वो भी फेस सेंटर के अलोंग आ रहे हैं। यानी लिगेंड जो आ रहे हैं ना, लिगेंड वो फेस सेंटर के अलोंग, फेस सेंटर पर क्या है, एक्सिस है, एक्सिस फेस सेंटर पे क्या है, एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, फेस सेंटर यानी एक्सिस के अलोंग मूव करना है, मेटल की तरफ मूव करना है, ठीक। अब जब लिगेंड मेटल के बिल्कुल पास आ जाएंगे, ठीक है, यानी ये आ गए एक्सियल ऑर्बिटल से आके क्या हो गए, इधर आ गए। अब लिगेंड और मेटल बिल्कुल पास आ गए, तो मेटल के ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल में क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब लिगेंड आए हैं एक्सिस के अलोंग, तो एक्सियल डी ऑर्बिटल है उनमें रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये पहले क्या थे, अंडर एक्साइटेड, जो एक्सियल डी ऑर्बिटल थे ना वो अंडर एक्साइटेड थे, यानी पहले दोनों को लग रहा था कि हमारी तरफ आ रहे हैं लिगेंड, जब फार फील्ड थी तो ये अंडर एक्साइटेड थे, ठीक है। और जब लिगेंड एक्सियल की तरफ आ गया तो ये भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि हमने फालतू में एनर्जी इंक्रीज कर ली, क्योंकि लिगेंड तो इनकी तरफ आ ही नहीं रहे थे, और ये सोच रहे हैं कि लिगेंड हमारी तरफ आ रहा था, हमने एनर्जी कम इंक्रीज की है। और जो नॉन एक्सियल है वो क्या होंगे, ओवर एक्साइटेड। जो ओवर एक्साइटेड है नॉन एक्सियल, वो तो क्या कर देंगे, एनर्जी रिलीज कर देंगे, क्योंकि उनको तो काम ही नहीं है कुछ, एनर्जी क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, क्योंकि उनकी तरफ रिपल्सन भी नहीं हो रहा है। और जो अंडर एक्साइटेड है वो क्या कर देंगे, जो ओवर एक्साइटेड थे जिन्होंने एनर्जी रिलीज करी है वो उस एनर्जी को गेन करके हायर एनर्जी में चले जाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे, यानी एक्सियल डी ऑर्बिटल है वो एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है इनकी तरफ तो लिगेंड आ ही नहीं रही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, तो ये एनर्जी क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे और लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। यानी ये डी ऑर्बिटल है, इनको मैं थोड़ा मिटो रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये डी ऑर्बिटल है, इनमें एक्सियल जो है उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जो नॉन एक्सियल है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक्सियल पर कौन से होते हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये होता है dz स्क्वायर। और जो नॉन एक्सियल है वो क्या कर देंगे, अपनी एनर्जी को कम कर देंगे, क्योंकि इनकी तरफ रिपल्सन हो ही नहीं रहा। जब लिगेंड बिल्कुल पास आ गया तो इनकी तरफ इनको पता चलेगा कि हमारी तरफ रिपल्सन है ही नहीं, तो ये क्या कर देंगे, एनर्जी रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो ये है नॉन एक्सियल, dxy dyz एंड dz। इस प्रकार क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मिटो के साफ डायग्राम बना देता हूँ इसका, और फिर हम इसकी एनर्जी को देख लेंगे। पहले क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये dxy है, ये dyz है, ये dzx है, ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और ये है dz स्क्वायर। जब फार फील्ड होती है तो क्या होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा, सभी में रिपल्सन इक्वल अमाउंट में होगा। रिपल्सन अगर इक्वल अमाउंट में होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, बराबर इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, डी ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट, और ये डी ऑर्बिटल किस में होंगे, ग्राउंड स्टेट, और ये यहाँ पे क्या हुआ है, एक्साइटेशन, ठीक है। ये एक्साइटेशन हो गया। अब क्या लगेगी, लिगेंड बिल्कुल पास आ गए, अब नियर फील्ड लगेगी। नियर फील्ड ज्योमेट्रिकल बेस्ड होती है, और आप मेरे को बताइए कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो लिगेंड किस तरीके से मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं, अलोंग द एक्सिस। तो एक्सियल जो डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी,
ये एक्सियल है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये एक्सियल है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। और जो नॉन एक्सियल है वो अपनी एनर्जी को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो ये लो एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे और ये हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। ये डी एक्स वाई है, ये डी वाई जेड है और ये डी जेड एक्स है, ठीक है। और इनके बीच के एनर्जी गैप को बोलते हैं डेल, ठीक है। और जिस ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल का ये है एनर्जी गैप है उसका क्या लगा देंगे, यहाँ पर सिंबल लगा देंगे। तो ये ऑक्टाहेड्रल का तो यहाँ पर लगा देंगे डेल ओ, ठीक है। जो एनर्जी डी एक्साइटेड स्टेट के इक्वल होती है उस सेंटर को बोलते हैं बेरी सेंटर, ठीक है। इसको एनर्जी के दो इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर देंगे। टोटल कितने हैं, 5 ऑर्बिटल हैं, 2 एक्सियल है, 3 नॉन एक्सियल है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 2/5, इसका हो जाएगा 3/5। एनर्जी के इक्वल अमाउंट में डिवाइड करना है तो यहाँ पर कितना आएगा 3/5, क्योंकि एक की 3/5 है तो दो की कितनी होगी 6/5 और डेल लो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/5 डेल लो। एनर्जी इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि एक की अगर 2/5 डेलो है तो तीन की क्या होगी 6/5 डेलो, और दो की 6/5 डेलो होगी और इसमें तीन की 6/5 डेलो हो जाएगी। तो इस प्रकार एनर्जी क्या होगी, इक्वल डिवाइड हो जाएगी इसमें। इस प्रकार ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और इस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लिगेंड के फील्ड स्ट्रेंथ के आधार पर क्या होगा, पेयरिंग होगी, या अगर जिसमें डेलो और पेयरिंग एनर्जी के आधार पर क्या होगा, या तो पेयरिंग होगी या इलेक्ट्रॉन पहले T2G में भर के फिर Eg में भरे जाएगी, ठीक है। इन तीन ऑर्बिटल को, यहाँ पर तीन ऑर्बिटल की डिजेनेसी होती है इसलिए इसको बोलते हैं T2G, ठीक है। यहाँ पर G आता है क्योंकि जो D ऑर्बिटल होते हैं उनमें COS प्रेजेंट होती है, और जब डबल डिजेनेसी होती है उसको बोलते हैं Eg, ठीक है। ये नीचे वाले T2G होंगे और ये होंगे Eg। इस प्रकार ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और इस प्रकार इसमें स्प्लिटिंग होती है। ये होती है स्प्लिटिंग। किसका इफेक्ट है ये, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग किसकी वजह से होती है, नियर फील्ड की वजह से, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उसमें एक्सियल डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल से। अब हम देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। टेट्राहेड्रल में TD लिखता हूँ। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। मान लीजिए यूनिट सेल है, इसको यूनिवर्स मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मेटल प्रेजेंट है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड है कब फॉर्मेशन होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कब होगा, जब लिगेंड अल्टरनेट कॉर्नर से मेटल की तरफ अप्रोच करें, अल्टरनेट कॉर्नर से मेटल की तरफ अप्रोच करेगी, अप्रोच करें, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन तब होगा जब लिगेंड अल्टरनेट कॉर्नर से मेटल की तरफ अप्रोच करे, यानी लिगेंड अगर यहाँ से आ गया तो यहाँ से नहीं आएगा, और यहाँ से अगर लिगेंड आ गया तो यहाँ से नहीं आएगा। अब लिगेंड यहाँ से अगर आ गया, ठीक है, इस साइड से, ठीक है, तो इस साइड से नहीं आएगा, इस कॉर्नर से नहीं आएगा, और अगर इस कॉर्नर से आ गया लिगेंड, ठीक है, तो इस कॉर्नर से लिगेंड नहीं आएगा। यानी अल्टरनेट कॉर्नर से क्या करते हैं, लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं, तब टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अगर इसको सॉलिड स्टेट से कंपेयर किया जाए तो टेट्राहेड्रल वॉइड, इसका मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो इसका मतलब क्या होता है सॉलिड स्टेट में,
ठीक है, यानी मेटल आर प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म्ड बाय लिगेंड। टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मतलब यही होता है कि मेटल आर प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म्ड बाय लिगेंड, अगर इसको सॉलिड स्टेट से कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन तभी होगा जब लिगेंड अल्टरनेट कॉर्नर से मेटल की तरफ अप्रोच करे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये है एक्सियल ऑर्बिटल, वही सिस्टम है हमारा एक्सियल ऑर्बिटल, और ये है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। हमने देखा था कि आप मान लीजिए खुद को एक रूम में है और रूम के बॉडी सेंटर पर बैठे हैं, तो आपकी जो एक्सिस होंगी वो फेस सेंटर के अलॉन्ग जाएंगी, तो जो एक्सियल ऑर्बिटल होंगी वो फेस सेंटर के अलॉन्ग प्रेजेंट होंगी, ठीक है। एक फेस सेंटर सामने और एक फेस सेंटर इधर है, तो इनके दो फेस सेंटर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो गया। तो एक फेस सेंटर ये है और एक फेस सेंटर ये है, ठीक है। इनके बीच से क्या जाएगी 45 डिग्री से नॉन एक्सियल जाएगी, और जो नॉन एक्सियल प्रेजेंट होगी वो जो सामने की एज है, ठीक है, जो दोनों, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में एज है और एक राइट हैंड साइड में एज है, तो उस एज के सेंटर से नॉन एक्सियल ऑर्बिटल के लोब पास होंगी, ठीक है। इसको बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, इधर प्रेजेंट है मेटल, ठीक है। ये मानता हूं मैं एज है, ये एक एज है, ठीक है। तो एज के सेंटर से क्या पास होता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है। और ये कॉर्नर है, ये भी एक एज है, कॉर्नर से क्या आ रहा है लिगेंड आ रहा है, लिगेंड कहां से आ रहा है कॉर्नर से आ रहा है। तो यहाँ पर लिगेंड जब आता है, यहाँ से लिगेंड आता है, तो जो रिपल्सन होगा वो होगा एफ नॉट, और लिगेंड यहाँ पर टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड आते हैं वो आते हैं कॉर्नर से, और कॉर्नर से अगर लिगेंड आएगा तो रिपल्सन होगा वो क्या होगा एफ टी, यानी कुछ ना कुछ थीटा एंगल पर क्या करेगा, जो नॉन एक्सियल है, नॉन एक्सियल जो आपके पास ऑर्बिटल है उनसे थीटा एंगल पर लिगेंड मेटल की तरफ क्या करेगा अप्रोच करेगा, ठीक है। यानी एफ टी बराबर क्या हो जाएगा एफ नॉट कोस थीटा, और यहाँ पर आप कोस थीटा की वैल्यू डायरेक्टली ध्यान में रखना, कोस थीटा की वैल्यू होती है 2/3, ठीक है। तो एफ टी बराबर क्या हो जाएगा एफ नॉट इंटू 2/3, यानी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में जो नॉन एक्सियल में रिपल्सन लगता है वो एक्सियल में जो रिपल्सन लगता है ना ऑक्टाहेड्रल में, उससे 2/3 टाइम्स ज़्यादा, 2/3 गुना होता है, ठीक है। यानी जो रिपल्सन होगा वो ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादा होता है और टेट्राहेड्रल में कम होता है। इसलिए रिपल्सन अगर ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादा होता है तो स्प्लिटिंग भी ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादा होगी, टेट्राहेड्रल में क्या होगी कम होगी, ठीक है। क्योंकि जो नॉन एक्सियल वो एज सेंटर पर प्रेजेंट है और लिगेंड आ रहा है कॉर्नर से, तो कॉर्नर से कुछ ना कुछ थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर है तो रिपल्सन भी क्या होगा कम होगा। क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था उसमें तो लिगेंड बिल्कुल फेस सेंटर के अलोंग थी एक्सिस, और एक्सिस के अलोंग लिगेंड आ रहा था, बिल्कुल आमने सामने थे दोनों, और इसमें थीटा एंगल पर है, तो थीटा एंगल पर होगा उसमें रिपल्सन कम होगा, और आमने सामने रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल में रिपल्सन ज़्यादा होता है और टेट्राहेड्रल में रिपल्सन क्या होता है कम होता है। ऑक्टाहेड्रल में रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, और टेट्राहेड्रल में रिपल्सन कम होने की वजह से स्प्लिटिंग क्या होती है कम होती है। तो रिपल्सन इसमें बताइए कि जो नॉन एक्सियल है उसमें ज़्यादा होगा या एक्सियल में ज़्यादा होगा। नॉन एक्सियल से थीटा एंगल पर आ रहा है, एक्सियल ऑर्बिटल तो इससे डिस्टेंस क्या हो जाती है ज़्यादा होती है, इसलिए टेट्राहेड्रल में जो रिपल्सन होता है वो नॉन एक्सियल में ज़्यादा होता है एक्सियल की बजाय, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल में जो रिपल्सन होता है वो ऑक्टाहेड्रल की रिपल्सन से क्या होता है कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं लिगेंड है इनफाइनाइटिव डिस्टेंस को मान के चलते हैं प्रेजेंट है, इनफाइनाइटिव डिस्टेंस पर प्रेजेंट है तो फार फील्ड लगेगी, फार फील्ड लगेगी तो क्या होगा एक्साइटेशन होगा, ठीक है। एक्साइटेशन होगा सभी डी ऑर्बिटल में क्या होगा इक्वल होगा, यानी ये डी ऑर्बिटल है, 5 डी ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनमें क्या हो गया एक्साइटेशन हो गया, ये क्या हो गया एक्साइटेशन, ठीक है। एक्साइटेशन किसकी वजह से होता है फार फील्ड की वजह से,
फार फील्ड की वजह से ये डी यहाँ पर क्या है, ग्राउंड स्टेट, यहाँ पर डी कौन सी स्टेट में आ गए, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सारा खेल सोचने का है। आप देखना कि जो नॉन एक्सियल हैं ऑर्बिटल वो एज सेंटर के लोग प्रेजेंट होते हैं, और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो कॉर्नर से आते हैं, तो एज सेंटर और कॉर्नर, ठीक है, उनके बीच में थीटा एंगल होता है। इसलिए थीटा एंगल होने की वजह से टेट्राहेड्रल में, ठीक है, रिपल्सन क्या होता है, कम होता है, और ऑक्टाहेड्रल में आमने सामने लिगेंड आते हैं, इसलिए रिपल्सन ज़्यादा होता है। दूसरी बात, जो लिगेंड आ रहे हैं टेट्राहेड्रल में, ठीक है, लिगेंड टेट्राहेड्रल में आ रहे हैं वो नॉन एक्सियल से थीटा एंगल पर आ रहे हैं, और एक्सियल से तो डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, इसलिए नॉन एक्सियल में रिपल्सन ज़्यादा होगा और एक्सियल में क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। ठीक है, तो इनमें क्या हो जाएगी, अब नियर फील्ड लगेगी। ठीक है, नियर फील्ड लगेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। रिपल्सन किस में ज़्यादा होता है, नॉन एक्सियल में रिपल्सन ज़्यादा होता है, नॉन एक्सियल की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नॉन एक्सियल तो होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और यहाँ पर क्या होता है, एक्सियल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएंगे ई जी, ये हो जाएंगे टी टू जी। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, बारी सेंटर। एक्साइटेड स्टेट की इक्वल एनर्जी के लेवल को बारी सेंटर बोलते हैं, और इनके बीच के गैप को क्या बोलते हैं, डेल। और जिस ज्योमेट्री का ये गैप होता है उसे उसका सिंबल लगा देते, तो ये गैप हो जाएगा डेल टी। ठीक है, तो इसको इस प्रकार होता है, डी ऑर्बिटल पहले ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, फिर फार फील्ड की वजह से इनमें एक्साइटेशन होता है, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इसके बाद लिगेंड क्या जाते हैं, मेटल के बिल्कुल पास आ जाते हैं। ठीक है, कॉर्नर से लिगेंड आएंगे, और जो एज सेंटर है उसके लोग वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो रिपल्सन होगा नॉन एक्सियल में ज़्यादा होगा, एक्सियल में क्या होगा, कम होगा। इसलिए एक्सियल ऑर्बिटल अपनी एनर्जी रिलीज कर देते हैं, और जो एनर्जी एक्सियल ऑर्बिटल रिलीज करते हैं उस एनर्जी को नॉन एक्सियल ऑर्बिटल गेन करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी टू जी, ये हो जाएगा जी। इसका जो वापस उसी में डिवाइड कर देंगे 2 और 3, 2/5 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, रेशियो रेशियो। तो इसको क्या करेंगे, 2/5 डेल लो, और ये हो जाएगा 3/5 डेल लो, क्योंकि एक डी ऑर्बिटल लेकर 2/5 डेल टी। ध्यान रखना, एक डी ऑर्बिटल लेकर 2/5 डेल टी है, तो 3 डी ऑर्बिटल कितनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/5 डेल टी। और इसमें अगर एक डी ऑर्बिटल 3/5 डेल टी है, तो 2 डी ऑर्बिटल होगी 6/5 डेल टी, यानी दोनों में एनर्जी का क्या होगा, इक्वल पार्टीशन हो गया। इस प्रकार टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, T2G टेट्राहेड्रल में ऊपर होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल में क्या होते हैं, T2G नीचे होते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में हायर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं कि डेल टी और डेल ओ। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी और टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी के बीच में रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है, किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। रिलेशन बिटवीन डेल ओ एंड डेल टी। ठीक है, डेल ओ में क्या होता है, जो जैसे ये डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में इनमें स्प्लिटिंग होने से डी जो ये होते हैं T2G, ये होते हैं EG, इनके बीच में क्या होती है, डेल ओ। ठीक है, ये तो होती है ऑक्टाहेड्रल में, और टेट्राहेड्रल में क्या होते हैं, T2G हायर एनर्जी लेवल में होते हैं, ये T2G होता है, और ये क्या होता है, EG। ठीक है, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो होता है डेल टी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि 6 लिगेंड की वजह से, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड क्या करते हैं, मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं, 6 लिगेंड की वजह से जो इसका एनर्जी गैप वो होता है डेल ओ। ठीक है, तो पर यूनिट लिगेंड की वजह से इसका एनर्जी गैप कितना होगा, 6 लिगेंड की वजह से डेल ओ होता है, तो पर यूनिट लिगेंड की वजह से इसका एनर्जी गैप हो जाएगा डेल ओ बाई 6। ठीक है, अब देखते हैं टेट्राहेड्रल में। ठीक है, टेट्राहेड्रल में एनर्जी गैप कितना होता है, डेल टी।
ठीक है। और जो डेल टी होता है आपको बताया था कि 2/3 टाइम्स होता है डेलो से, ठीक है। तो डेलो बाई 6 पर यूनिट लिगेंड की बात करें इधर, पर यूनिट लिगेंड की, ठीक है, लिगेंड की डेल टी बराबर डेलो बाई 6 क्या होता है 2/3 टाइम्स होता है। रिपल्सन भी 2/3 टाइम्स होता है, तो जो एनर्जी गैप होगा वो भी 2/3 टाइम्स होगा। दो को इससे काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा डेलो बाई 9। और टेट्राहेड्रल में कितने लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं, 4 लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा 4 लिगेंड में अप्रोच करते हैं, तो डेल टी क्या हो जाएगा पर यूनिट लिगेंड या डेलो बाई 9 है, तो 4 लिगेंड की वजह से क्या हो जाएंगे 4 इंटू डेलो बाई 9, तो डेल टी बराबर क्या आ जाएगा रिलेशन 4 डेलो बाई 9। और ये होना भी चाहिए क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो डेल टी से क्या होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल में रिपल्सन होता है वो टेट्राहेड्रल से क्या होता है ज़्यादा होता है। इस प्रकार इनमें रिलेशन आता है डेल टी बराबर 4 डेलो बाई 9। डेल टी है टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी और डेल ओ है ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। इस प्रकार इसमें रिलेशन आता है, ठीक है। इसके बाद का कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमने कर लिया नियर फील्ड फार फील्ड बता दी और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, लिगेंड की स्ट्रेंथ देखेंगे और उसके बाद देखेंगे हमें जो मेटल कॉम्प्लेक्स का जो स्टेबिलिटी होती है उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।